बच्चों ज्वाइन किया है अभी कि फर्स्ट आई विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था उसको वापस से रिपीट कर लेते हैं यार। ये टर्म होता था dn/n which is nothing but 4 pi m divided by 2 pi rt raised to the power 3/2 and exponential raised to the power minus mu square divided by 2rt and u square du। ऐसा ही था ये टर्म, where dn/n is the fractions of molecule having speed between u and u plus du. So dn/n होता था fraction of gaseous molecules having speed between u and u plus du। यही था। ये सब बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं ऐसा? यस सर। यस। और इसी में you already know the significance of this term also. Let's say on y-axis if we take 1/n dn/du and on this axis if you take speed, है ना, on this axis if you take speed u, so ये जो ग्राफ था typically it is found to be like this at any given temperature। एरिया अंडर गिवन ग्राफ किसके इक्वल था? यूनिटी, वो 1 के इक्वल हो जाता था जो एरिया अंडर द ग्राफ था। तो किसी भी टेम्परेचर के लिए अगर हम लोग एरिया निकालते तो फ्रैक्शंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते थे, ऐसा है ना। पहले हम लोग इससे रिलेटेड चीजें ही समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्राफ हम लोगों ने नॉर्मल लेक्चर्स में पढ़ा भी है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए ग्राफ, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास के लिए ग्राफ, कुछ हम लोग और चीजें भी समझ लेंगे बेटा यहाँ भी, है ना। जैसा ये जो फंक्शन जैसा ये कुछ याद है तुम लोगों को कि ये वाला जो ग्राफ था पैराबोलिक, ये पैराबोलिक ग्राफ था। मींस दिस ग्राफ इज समथिंग वेरी सिमिलर टू y इक्वल टू सम k लेट्स से x स्क्वायर जैसा ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ था वो y इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट k डैश e रेज़ टू द पावर माइनस x स्क्वायर टाइप का ग्राफ बन जाता है ना, ये वाला जो ग्राफ है। तो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला ग्राफ था और एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाला ग्राफ था। फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम लोग ने क्या किया था? डिफरेंशियल ऑफ 1/n dn/du को 0 से इक्वेट कर दिया था, किया था ऐसा। ये मैक्सिमा है उस स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग। सिंस ये जो स्पीड था, दिस स्पीड इज फाउंड टू बी लेट्स से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यस, ये जो स्पीड था इट इज फाउंड टू बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यस सर। अच्छा, यही अगर मुझे इस फार्मूले से v एवरेज निकालना होता, इसी फार्मूले से अगर मुझे v एवरेज निकालना होता तब हम लोग कैसे कर सकते थे? इट शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक इट शुड बी इंटीग्रल ऑफ u dn एंड इंटीग्रल ऑफ dn। वेटेड एवरेज का कुछ ऐसा ही फार्मूला होने वाला कि नहीं? u लेट्स से dn पार्टिकल का स्पीड है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां ये dn वाला टर्म हम लोग पुट कर देते, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते। तो इससे फार्मूला क्या बन जाता मेरा? √8 डिवाइडेड बाय पाई m बन जाता। यहां से मेरे पास मोस्ट
प्रोबेबल का जो फार्मूला था वो बन गया था √2RT डिवाइडेड बाई m का फार्मूला बन गया था, एंड यहां से जो VRMS है, VRMS के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, इट इज रूट ऑफ इंटीग्रल U स्क्वायर dn डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ लेट्स से dn, और ये रूट टेक्निकली यहाँ पूरा है। तुम लोग कोशिश कर सकते हो बाद में इंटीग्रेट करने का इसको, बट यहां से मेरे पास फार्मूला आ जाता √3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अच्छा, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यार ये जो तीनों फार्मूले हैं वो इस एक्सप्रेशन से डिराइव किया जा सकता है ना। जैसे मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो वो इस फार्मूले से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इतना लिखा है तुम लोगों ने इस रिलेटेड? यस सर। ओके। अच्छा, जो ये टर्म लेट्स से मेरे पास स्पीड में था, सेम टाइप का टर्म मैं काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के लिए भी रिलेट कर सकते थे, देखो, है ना। तो जैसा किसी भी पार्टिकल का जो एनर्जी हो सकता था, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, डू यू थिंक इट विल बी ½ mu²? ऐसा है कि नहीं है? Yes, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल का वो ½ mv² है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। अच्छा, इस फार्मूले में अगर मैंने ऊपर स्मॉल m लिखा होता तो नीचे kT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द कैपिटल M मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और सेम इस फार्मूले में भी अगर मैं यहाँ स्मॉल m कर दूं, स्मॉल m, सो ये 2kT। डू यू थिंक इवेंचुअली ये सेम ही फार्मूला है अभी भी? यस सर। कैपिटल M की जगह मैंने स्मॉल m लिख दिया तो ऑटोमेटिकली R की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाएगा, है ना? नहीं भाई, कैपिटल M की जगह स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर लेते हैं ना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, DE शुड बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू U, कितना आ जाएगा ये? 2 and 2 तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो डू यू थिंक ये MU बन जाएगा? बेटा से बनेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, इंस्टेड ऑफ DU कैन वी पुट हेयर DE डिवाइडेड बाय √2ME? instead of momentum can we put, let's say, √2ME? yes sir. अब बस इस ऊपर वाले टर्म में ये सब चीजें हम लोग पुट करते हैं, जैसा in terms of energy can we say it is dN by N should be nothing but 4 pi m divided by 2 pi kT raised to the power 3/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर। डू यू थिंक ये वाला टर्म बन जाता -E डिवाइडेड बाई kT बनेगा कि नहीं बनेगा? ½ mv² 2 की जगह, या ½ mv² की जगह -E पुट कर दिया बस, है ना। अच्छा, इंस्टेड ऑफ U² ये टर्म क्या बन जाता है बेटा? इंस्टेड ऑफ U² कैन वी से इट इज नथिंग बट 2E डिवाइडेड बाई m, and instead of du can we say it is DE divided by √2ME? यस बच्चे, जैसा ये टर्म लिखा हुआ है समझ में आ रहा है क्या क्या किया है मैंने? बस इंस्टेड ऑफ du मैंने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखने का कोशिश किया है उस टर्म को, है ना।
Yes, getting the point? अच्छा मैं फिर से समझा देता हूँ यार क्या। हाँ बेटा बोलो। तो वो आपने DO इज इक्वल टू DE अपॉन √2ME, सो वो रूट वाला टर्म कैसे लिखा? बेटा ये वाले टर्म को मैं √2ME नहीं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी? यस सर, समझ गया। है ना, ये वाले टर्म को मैंने लिख लिया ना, √2ME, है ना? यस सर। फ्रॉम हेयर DN/N हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लें हम, है ना। डू यू थिंक ये ऊपर कुछ √2 वाला फैक्टर बचेगा क्या? सर मास तो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा मास कहाँ से कैंसिल्ड आउट होने वाला है? सर, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। मास तो चलो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये सब मिला के? चलो जल्दी से मुझे बताओ, थोड़ा समराइज करके बताओ। मास तो ऑब्वियसली कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। डू यू थिंक सब मिला के कुछ ऐसा बच रहा है क्या? 2π1 डिवाइडेड बाई πkt e⁻⁻ एंड एक टर्म बचेगा ऑब्वियसली यहाँ √E/DE। इतना बच रहा है कि नहीं? सर वो पाई भी कैंसिल हो जाएगा ना? कौन सा पाई कैंसिल्ड आउट होगा बेटा, किससे होगा? अच्छा ये रूट तो 3/2 ही बचेगा बेटा इसमें भी। m कैंसिल्ड आउट हुआ है ऑब्वियसली, है ना। मेरे पास एक नीचे √2 था, मतलब ये समझ में आया ना, डिनोमिनेटर में जो 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2⁻½ ये कितना बन जाएगा टेक्निकली? 4। यस सर। तो वो एक 4 तो कैंसिल्ड आउट हो गया, है ना। तो उधर का 2 ले आया। m कैंसिल्ड आउट हो गया। e डिवाइडेड बाई √E, ये √E बच गया। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ये आ जाता। अब मैं इसको भी लिख सकता था, यहां जो dN/N है इज फ्रैक्शन ऑफ gaseous molecule having speed between E and E+D। having speed नहीं, having क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? having kinetic energy। having kinetic energy between E and E+D। यस बच्चे लिख के हुआ है थोड़ा सा? यस सर। यस सर। चलो नहीं सर, 1 मिनट। यस बच्चे लिखा इतना भी नहीं? यस सर। यस सर, लिख लिया। चलो अब सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जैसा स्पीड के लिए ग्राफ बनाया था हम लोग, ऐसा एनर्जी के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। देखो ऐसा है ना। सो जैसा हम लोग ने एनर्जी का ग्राफ बनाया था, ऐसा देखो स्पीड का ग्राफ, ये अपना एनर्जी वाला डायग्राम भी बना लेते हैं। On this axis, if it is 1/n dN/dE,
and on this axis, let's say if we have energy, you know, on this axis, let's say if we have energy E. अच्छा, इसमें भी इफ यू रिमेम्बर जैसा ग्राफ हम लोगों ने लेक्चर में भी बनाया था कि ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये वाला जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां भी इस ग्राफ में भी इफ E टेंड्स टू 0, ये 1/n dn/de ये क्या हो जाता, टेंड्स टू 0, एंड एज E टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से 1/n dn/de ये फिर से 0 हो जाना है ना। तो देखेंगे कहीं ना कहीं ग्राफ उसके जैसा ही है जैसा वेलोसिटी वाला ग्राफ आया था। डू यू थिंक ग्राफ कुछ वैसा ही होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग नहीं होगा? यस सर, यस सर। इसका जो टिपिकल ग्राफ है, देखो ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, थोड़ा पैराबोला में चेंज होगा अब जाए ना, जैसा ये जो ग्राफ होगा इतना हाफ, डू यू थिंक इट विल बी नथिंग बट y इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ रूट x जैसा? यस सर। और फिर इसके बाद वाला जो ग्राफ है, ऑब्वियसली ये ग्राफ कैसा होगा, अभी भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, सो ये y इक्वल टू सम k डैश e रेज़ टू द पावर -x जैसा। तो थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है ना। अब चलो कौन अच्छा बच्चा मुझे बताएगा भाई, इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एनर्जी कितना रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ kT, मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी? यस बच्चे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? चलो देवांश ने मुझे बताया कि सर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। अजय सिंह भी वही बता रहा है। चलो एक मेथड है कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। किस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को टेक्निकली, कि भाई ये जो 1/n dn/de का ग्राफ है इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। सो फॉर यू कैन से मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, you can say differential of 1/n dn/de, this term should be equal to 0, yes or not? यस सर। 0 होगा ना मोस्ट प्रोबेबल के लिए। अच्छा बाकी सब तो कांस्टेंट है। डू यू थिंक बस मेरे पास इतना टर्म बचेगा, ये डिफरेंशियल ऑफ -e divided by kt multiplied by root of e should be equal to 0? मतलब बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। यस यस सर। चलो इसको डिफरेंशिएट करो मेरे लिए और मुझे आंसर बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। फिर मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा तुम लोगों को करके, है ना। चेन रूल लगा देंगे इसको डिफरेंशिएट सर करने 2 के लिए। मिनट लिखना है। वो जो मैंने मिटा दिया वो लिख लिया था कि नहीं?
नहीं सर। अच्छा तो सेम चलो, फंक्शन था जो आपने ऊपर लिखा। हाँ नहीं चलो फिर से हो गया। हमने लिखा था अभी कि नहीं? ऊपर ब्लू वाला तो लिखा ही है ना। यस। चलो अब मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ। इसको जैसे डिफरेंशिएट करते एक टर्म आ जाता -1y/kt एंड e रेज़ टू द पावर -ey/kt, और ये जो दूसरा वाला टर्म है, डू यू थिंक इट विल बी एज इट इज एक टर्म प्लस e रेज़ टू द पावर -ey/kt एंड दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशियल। बेटा रूट e का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/2 1/2 टाइम्स ऑफ 1/√e हो जाएगा कि नहीं? यस सर। yes sir. दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसमें से क्या टर्म हम लोग कॉमन ले सकते थे? e raised to minus e by इसमें यहाँ मेरे पास जो टर्म कॉमन आ सकता था वो e रेज़ टू द पावर -ey/kt कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाता रूट ऑफ e माइनस में एंड इट इज kt, और यहाँ टर्म मेरे पास क्या बच जाता है बेटा? 1/2 root e 1/2 √e। किसके इक्वल आएगा ये टर्म शुड बी इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर डू यू थिंक 2e शुड बी इक्वल टू लेट्स से kt, yes एंड यू कैन से e जो मोस्ट प्रोबेबल होता वो आ जाता kt/2। यस बच्चे लिखा मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इज kt/2। यस सर। यहाँ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी आ जाता kt/2 है ना। अच्छा जैनी, हम लोगों ने क्या किया बेटा, बस वो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिया था, और जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हम लोग का काम हो जाता है। सर मुझे 2 इक्वल टू kt कैसे आया उसमें डाउट था। अच्छा 2e इक्वल टू kt कैसे आया? बस इस टर्म को मुझे 0 से इक्वेट करना है। एक 2 वाला टर्म तो बच ही रहा है यहाँ, 2e है ना। यस सर।
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2e नहीं बन जाएगा, 2e इक्वल टू kt, यस तो ये e इक्वल टू आ जाता kt/2 है ना। ओके तो अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता था? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता था 3/2 kt। ये तो पढ़ा है ना हम लोग ने पहले भी। तो नाउ यू नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नाउ यू नो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जैसे स्पीड वाले टर्म थे, ऐसे काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स मिल जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. ये एनर्जी वाला टर्म मैंने तुम लोगों को ना एक वो ग्राफ भेजे हैं बहुत सारे एक साथ, है ना। एक ग्राफ का ही शीट भेजा था ना तुम लोगों को। हाँ सर। हाँ, उसमें देखो लास्ट वाला जो ग्राफ है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक एनर्जी वाला ही ग्राफ है ना। मैं आज एक और वर्कशीट तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसी से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करा देता हूं पहले, ठीक है। वो पूरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ही है पूरा शीट। लिख के हो गया था, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो मेरे लिए एक क्वेश्चन करके दिखाना इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यस, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ N2 molecule whose speed are in a range of most probable speed to most probable speed plus some f times of most probable speed, है ना। f may be any fraction, है ना। So here you can say f may be any fraction lies between 0 to 1. f may be any fractions lying between let's say 0 to 1. हम लोग को फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं जिनका स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से लेकर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड प्लस f टाइम्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल होगा, है ना। तो ये मेरे पास फार्मूला है जैसा यहां क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ भी है फार्मूला। dn/n फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल होता था कि नहीं। अच्छा, इस फार्मूले में मुझे u का वैल्यू क्या पुट कर देना है बच्चे? u मोस्ट प्रोबेबल, यही पुट करना है ना मुझे। यस सर। अच्छा, और इस फार्मूले में du की जगह मुझे क्या पुट कर देना है? इसी फार्मूले में मुझे du की जगह क्या पुट कर देना है? U, D. डू यू थिंक f टाइम्स ऑफ u मोस्ट प्रोबेबल? बेटा ये फार्मूला तभी होता था ना जब u एंड u प्लस du के बीच में, है ना। Yes, sir. Yes, sir. f टाइम्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल आ गया। चलो ये सब फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं तो dn का वैल्यू मेरे पास आ भी जाएगा। तो dn/n इज 4 pi m divided by 2 pi RT raised to the power 3/2 e raised to the power minus m। तो यहां हम लोग को पुट कर देना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर। कितना होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर? 2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2RT टाइम्स ऑफ U स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2RT बाई M एंड F टाइम्स ऑफ most probable is nothing but root 2RT divided by capital M। ये दिखने में काफी डरावना सा लग रहा है बट धीरे धीरे देखेंगे काफी सिंपलीफाई हो जाएगा इसमें ना। From here this dn/n should be equal to
dn by n should be equal to let's say यहाँ 4 पाई। अच्छा ये टर्म है मेरे पास टेक्निकली m and 2 पाई rt raised to the power 3/2। डू थिंक बस ये वाला टर्म मेरे पास बन जाता सिंपली 1/e, e raised to the power -1 ही बचेगा ना उस वहां, and multiplied by let's say 2rt multiplied by 2rt divided by m raised to the power 3/2 multiplied by f। अब तो यार तुम लोग बता सकते हो, काफी आसान हो गई लाइफ। फ्रॉम हेयर dn by n should be equal to क्या क्या कैंसिल्ड आउट हो जाएगा बेटा यहां से, m m 2 2 r r r r सब चला गया भाई, है ना। ये कितना बचा मेरे पास, पाई रेस टू द पावर 3/2 और ऊपर है पाई, कितना बचेगा सब मिला के 4 टाइम्स ऑफ -1/2। पाई की कितनी पावर बचेगी मेरे पास, रूट पाई हो जाएगा सर। रूट पाई बचेगा -1/2। तो रूट पाई, रूट पाई तो बस ऐसे बचेगा क्या मेरे पास 4f डिवाइडेड बाई e रूट पाई। हाँ सर। यस सर। अच्छा थोड़ा सा ख्याल रखना कि भाई ये जो टर्म है, जो मेरे पास ये टर्म आया है, इट इज independent of temperature and molecular mass of gas। ये जो टर्म आया है मेरे पास dn by n equal to 4fe divided by root pi, do you think this term is independent of temperature and molecular mass of gas? ना तो इसमें m का टर्म है और ना ही t का टर्म बचा है। इस पीछे क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा इंस्टेड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल अगर ये एवरेज दिया होता तब t और m का टर्म आता कि नहीं आता? नहीं सर, तो बस थोड़े कांस्टेंट्स आते हैं इसमें। भाई कांस्टेंट्स के वैल्यू चेंज हो जाते क्योंकि उसमें भी तो rt बाई m वाला टर्म आएगा। अच्छा इंस्टेड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल अगर ये rms होता तब फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी rt बाई m वाले टर्म कैंसिल्ड आउट हो जाते, बस ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाता शायद, है ना। जैसे मेरे लिए किसी और गैस के लिए डिराइव करके दिखाओगे ऐसे फार्मूला, मतलब किसी और स्पीड के लिए? यस सर। चलो अगर ये स्पीड मैं अभी बताता हूँ ना, एक और क्वेश्चन कर लेंगे ऐसी टाइप का कुछ, इसी टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेंगे अभी। उसमें एवरेज स्पीड के लिए कर लेंगे, है ना। चलो तुम लिखे हुआ क्या ये जितना लिखा है तुम लोगों ने? यस सर। अच्छा चलो क्वेश्चन का बी पार्ट। यस सर डन। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखना, इंस्टेड ऑफ यूएमपी, है ना, इंस्टेड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इफ इट इज यू एवरेज देन recalculate। Instead of most probable speed, if it is v average then recalculate। आई होप अगर यहां v एवरेज वाला टर्म आता
तो मुझे बस कुछ कुछ चीजें ही चेंज करनी पड़ती है यहाँ पूरे फार्मूले में। तो फाइनली कांस्टेंट के वैल्यू तुम ही लोग बताना, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मुझे एवरेज लाना पड़ेगा, यहाँ भी ये एवरेज आ जाता। एवरेज के लिए बन जाता ये रूट आर टी डिवाइडेड बाई पाई एम, यहाँ आ जाता 8 आर टी डिवाइडेड बाई पाई एम, और यहाँ भी आ जाता रूट 8 आर टी डिवाइडेड बाई पाई एम। सर अब तो और आसान हो जाएगा, पाई भी कट जाएगा नीचे का। चलो मुझे बताओ फिर क्या आएगा भाई। जो ये आया है उससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, ये मुझे पता है ना। Sir, 4 raised to 5 by 2 f divided by pi raised to 3 by 2 dot e raised to 4 pi. ई की पावर में भी पाई आएगा ना, हाँ सर। क्योंकि एक पाई वाला टर्म तो बच रहा है। और ये 4 की पावर कितना आ रहा है? सर 5 by 2 आया। हाँ तो मतलब 32 हो जाएगा ना फिर वो तो सीधे सीधे। हाँ सर। चलो भाई मुझे बताना ये पूरा मिला के कितना आ रहा है, और यहाँ थोड़ा सा हम लोग कर लेते उसी टाइप का आएगा। 32 वाला फैक्टर आएगा बेटा, ये है ना। एक तुम लोग के पास जो फैक्टर आएगा वो 32 वाला फैक्टर आना है इसमें, है ना। तो एनीवे ये जैसे ई की पावर कितना बच जाता है बेटा? ई की पावर -4y पाई। यस सर। -4y पाई बच जाता एक तो यहाँ, और ये सब बन जाता मेरे पास 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम रेज़ टू द पावर 3/2। तो यहाँ से भी ये वाले टर्म तो कैंसल्ड आउट फिर से हो जाते हैं। यहाँ से लेट्स से RT एंड M, है ना। RT एंड M तो कैंसल्ड आउट हो गया है। So from here dn by n should be equal to 32। एक तो ये टर्म बचेगा इसमें। पाई का क्या बचेगा इसमें? पाई की पावर क्या बचेगा बेटा? डिनोमिनेटर में पाई कितना बच जाएगा? पाई स्क्वायर बचेगा। देखो बेटा, देखो ऊपर एक पाई है और नीचे 3 रेज़ टू द मतलब पाई रेज़ टू द पावर क्यूब हो जाता 3। यस। अच्छा ऑब्वियसली एक f वाला टर्म तो होगा ही यहाँ, ये f था यहाँ मल्टीप्लाई में, है ना। एंड e रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई पाई, ऐसा टर्म बचना चाहिए तुम लोगों को, है ना। यस यार। यस। अच्छा मतलब अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यार रूट मीन स्क्वायर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो उसमें बस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा ना, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यस सर। बेटे जितना थियरी हम लोगों ने अभी तक किया है ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, किसी को डाउट्स रहेगा तो पूछना इसमें, है ना। क्योंकि इसके बेस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग की स्क्रीन पे है इस फंडे के बेस पे, चलो ये एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है इस क्वेश्चन का, मुझे आंसर बताना है इसका। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है इसके लिए, क्या आंसर होगा वो बताना है तुम लोगों को। यस, कुछ बच्चे मुझे सही आंसर बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर नहीं भी बताया यार।
नमन सेठी नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अनुष्का जैन तुम्हारा आंसर सही है। कुछ और बच्चों ने भी मुझे सही बताया था यार बीच में। अनुष्का तुम्हारा आंसर सही है। हरिप्रिया तुम्हारा आंसर सही है। ध्रुव तुम्हारा आंसर सही है। स्निग्धा तुम्हारा आंसर भी सही है। अमन तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। देवांश तुम्हारा आंसर भी गलत है। नमन शेट्टी एंड अमन अग्रवाल तुम्हारा आंसर गलत है। सानिया शेट्टी नहीं बेटा, तेरा आंसर गलत है। देखो अभी जो दो डेरिवेशन किए ना, उन दोनों को ध्यान से देखो, उतना मुश्किल नहीं है। तानिश शाह एंड विनीत शाह एंड मानस भारद्वाज, बेटा एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है उसका। उदय सुदानी नहीं, तेरा आंसर गलत है। प्रीतम राठौर नहीं बच्चे, तुम्हारा आंसर भी गलत है। शुभम तुम्हारा आंसर सही था। आदित्य भंसाली तेरा आंसर भी सही है बेटा, है ना। सर लेकिन टेम्परेचर और मास के तो मतलब इंडिपेंडेंट आएगा ना सर, तो बाकी तो अच्छा, सब एक इसमें आंसर ए है और एक आंसर इसमें सी है। यस विनीत शाह तुम्हारा आंसर भी सही है। अच्छा, बी आंसर इसलिए नहीं है बेटा, ये देखो कांस्टेंट है यहाँ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास तभी आता था बेटा जब ये डी यू मोस्ट प्रोबेबल प्लस माइनस एफ टाइम्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल होगा बेटा, तभी तो वो 3/2 KT बनेगा। 3/2 बनेगा पावर। हाँ सर, हाँ सर। तो ए में वैसा है और सी में वैसा है ना। जैसा अगर मैं सीधे सीधे अब लिखना चाहूं तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल मींस ए एंड सी का जो आंसर है फॉर बोथ ए एंड सी, डू यू थिंक ये dn/n मेरे पास आ जाता 32 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई पाई e रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई पाई। दोनों ही v एवरेज है ना। यस सर। तो ए एंड सी का ये आंसर रहेगा ना, बी का ये आंसर नहीं रहेगा। बी में तो ±100 है, तो मेरे पास एक m और एक t का टर्म बच जाएगा वहां। जिन बच्चों का गलत आंसर कर रहे थे उनको समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इसके जैसा ही एक और मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको गलत नहीं करना है ना, एग्जैक्टली इसके जैसा सा ही है। अच्छा, इसके जैसे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, है ना। मतलब अच्छा मुझे ख्याल रखना कि तुम लोगों का 11th अक्टूबर को 12th को है टेस्ट। 11th को है। 11th अक्टूबर का तुम लोगों का टेस्ट है। और कुछ बच्चों का उसी टेस्ट डेट्स के आसपास स्कूल के एग्जाम्स भी है ना। यस सर, 80 मार्क्स। Yes, sir. यस सर। Yeah. कुछ है ना उसके आसपास, तो Awesome. थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करो चीजों को लेके, बोर्ड को भी और इसको भी, क्योंकि हर स्कूल के एग्जाम्स का ना डेट्स अलग अलग है। तो मतलब ऐसा मेजर टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के हिसाब से रख भी नहीं सकते हैं ना। तो और उसके अलावा जैसे मेजर टेस्ट तुम लोग को असाइन हो जाएगा, तुम लोग 7-8 दिन के अंदर अंदर कभी भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। whenever you feel comfortable कि यस मैंने प्रिपेयर है, बोर्ड के साथ साथ ये भी है ना। ठीक है, कोशिश ये करना कि उसी दिन लिखो, बट इफ यू फील कि नहीं यार मैं किसी और दिन लिखना चाहता हूं तो और दिन भी लिख सकते हो। ओके ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, तुम लोग मुझे उसका आंसर बताना। यहां भी एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है।
आदित्य सिंह कहते 2 आंसर सही हैं, बट इसके जो ऑप्शन सही हैं वो टेक्निकली 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हैं उसके, है ना। यह शुभम प्रजापति, तेरा आंसर सही है। ध्रुव लद्दा, तुम्हारा एक ऑप्शन गलत है। सुयश, तेरा पूरा आंसर सही है। आशिका, तुम्हारा पूरा आंसर सही है। आदित्य सिंह, नहीं बेटा तेरा पूरा आंसर सही नहीं है। देखो विशेषा, तुम्हारा पूरा आंसर सही नहीं है। कविन जिंदल, तेरा पूरा आंसर सही है। अमोक, तुम्हारा आंसर भी सही है। आदित्य बंसाली, प्रत्युष बलिहारी सिंह, तुम लोगों का आंसर सही है। हरिप्रिया, तुम्हारा आंसर भी सही है। यस, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर किया है रब्जा। सो एज पर क्वेश्चन इज कंसर्न, आंसर इज ए, आंसर इज बी, आंसर इज डी। आंसर ए है, आंसर बी है, आंसर डी है बेटा, है ना। क्या क्या आंसर हो सकते हैं इसमें? टोटल एरिया अंडर 2 कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्यों? टोटल एरिया कितना होता है? 1. यूनिटी। ए सही स्टेटमेंट था। इफ du1 is f times of u most probable and du is f times of most probable, then area equal to a1 equal to a2, ये भी सही है बेटा। Do you think area ही fractions of molecule होगा कि नहीं होगा यहाँ? Yes, sir. है ना, तो ये बी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट, T1 more than T2, hence higher the temperature sharper is the curve, ये गलत है बेटा ना, क्योंकि जितना टेम्परेचर मेरे पास ज्यादा होगा ग्राफ उतना फ्लैट हो जाता है, और है ना, शार्प नहीं होता है ना। ग्राफ और उतना फ्लैट हो जाता है, शार्प नहीं होता है ग्राफ। तो ये वाला पॉइंट नहीं समझा। ये मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ ना, कि अगर मेरे पास 2 अलग अलग टेम्परेचर हैं, एक टेम्परेचर है ये T1, एक मेरे पास टेम्परेचर है लेट्स से T2। आउट ऑफ T1 एंड T2 टेम्परेचर कौन सा ग्राफ ज्यादा शार्प है, T1 वाला कि T2 वाला? T1 वाला ग्राफ ज्यादा शार्प नहीं है, T2 वाला तो ज्यादा एक्सटेंडेड वाला ग्राफ है ना। शार्प ग्राफ मींस अगर मैं ये बोलूं तो ये और भी शार्प हो जाता है ना। T1 का ज्यादा शार्प है। हाँ, तो T1 का ज्यादा शार्प है, बट T1 तो लोअर टेम्परेचर है ना, हायर नहीं है ना। यहाँ दिया है ना, इफ T1 इज मोर देन T2, ये गलत है ना स्टेटमेंट। यस सर। तो T2 हायर टेम्परेचर है बेटा। अच्छा, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड इक्वल टू UMPS डिक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, वो तो दिख रहा है यार। जो पीक का हाइट था वो हायर टेम्परेचर पे कम हो जाता है हाइट, है ना। यस Yes, sir. सर बी ऑप्शन में वो दोनों अलग टेम्परेचर पे दिए हुए हैं ना, लेकिन हाँ, तो बड़ा अलग टेम्परेचर, तो वही तो बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं। जैसे ये दिया है T2 टेम्परेचर का ग्राफ और ये दिया है T1 टेम्परेचर का ग्राफ। तो अगर T2 टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये हाइट कम नहीं हो गया है ग्राफ का? यस सर। इसलिए आंसर A, B, D आ जाता। क्लियर है? तो वो बी ऑप्शन ही नहीं समझा अच्छे से। बी ऑप्शन जैसा डू यू थिंक, चलो मैं बताता हूँ। 1/n dn/du है तेरा y एक्सिस पे,
तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना चाहूं तो ये हाइट इंटू बेस होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई डी सपोज, है ना? तो डू यू थिंक ये जो इसका डायमेंशन बनेगा वो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अच्छा, और ऐसे ही मैं अगर सारे रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दूं, सारे रेक्टेंगल के एरिया को मैं ऐड कर दूं, तो ये क्यों 1 बन जाता था? क्योंकि मैं सारे फ्रैक्शंस ऐड कर देता था, है ना? इंटीग्रेशन का हाँ, मतलब सर। एडिशन ही होता है ना? हाँ सर। हाँ, अभी समझ लिया कि नहीं? थोड़े एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल है इफेक्टिवली। यस सर। सर पर ये नहीं समझा कि A1 इक्वल टू A2 कैसे होगा? ये तो अभी सिखाया था बेटा कि फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल having this type of thing is independent of temperature, independent of molecular mass। अच्छा, हाँ सर। यस सर। यही तो सिखाया है। यस सर, समझ गया। चलो नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग उसका आंसर थोड़ा और जल्दी दे दोगे मुझे तुम लोग, है ना? चलो ये कर डालो, ये भी कुछ उसी टाइप के फंडे पे बेस्ड है क्वेश्चन। यस हरिप्रिया, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। पार्थ एक कम ऑप्शन बताया। केविन तुमने भी एक कम ऑप्शन बताया बेटा। आदित्य नहीं बेटा, तूने पूरा सही नहीं बताया। यस शुभम प्रजापति, तूने मुझे पूरा आंसर सही बताया है। देवांश परमार, तुम्हारा पूरा आंसर सही है। सुयश, तेरा पूरा आंसर सही है। केविन, अब तेरा भी पूरा आंसर सही हो गया है सब मिला के। अमन अग्रवाल एकदम फिट है, तेरा सही आंसर है। अच्छा, तुम लोग के जो ऑप्शंस आंसर होने चाहिए यहाँ, इट शुड बी ए, इट शुड बी सी, इट शुड बी डी। योर आंसर शुड बी ए सी डी। चलो अब किस ऑप्शन में तुम्हें कंफ्यूजन है वो पूछो तुम लोग, है ना? सर डी ऑप्शन। फ्रैक्शंस ऑफ, अच्छा चलो मैं सब बताऊंगा एक करके। ए तो क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ भाई। हाँ सर। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल में अगर टी बाई एम चला जाए तो फिर सबके लिए एक ही फ्रैक्शंस होगा बेटा। दो गैसेस के लिए मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो। अच्छा सी, सी क्या है? फ्रैक्शंस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1 एट T1 टेम्परेचर is same as the fraction of molecule of gas 2 at T2 temperature। ना यही तुम लोग देख रहे थे। अगर ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है मोस्ट प्रोबेबल में? ये तो आसान वाला टर्म था। किसके इक्वल था ये? 4F डिवाइडेड बाई पाई ई। ये बन जाता था ना फ्रैक्शन, ये वाला सी ऑप्शन के लिए। कहीं आज पढ़ा है? तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, मींस चाहे वो टेम्परेचर T1 हो, चाहे वो टेम्परेचर T2 हो, चाहे गैस का मॉलिक्यूलर मास M1 हो या M2 हो, या क्या फर्क पड़ेगा इसमें, है ना? सी ऑप्शन बेटा, सी। या यस सर।
अच्छा, सी एंड डी के लिए देखो, दोनों के लिए सेम ही लॉजिक है ना? सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, डू यू थिंक दोनों के लिए सेम ही लॉजिक है? ऑप्शन ए के लिए भी देख सकते हो तुम लोग, द फ्रैक्शंस ऑफ नंबर। अच्छा, वो तो इंडिपेंडेंट है ना? बी गलत क्यों है बेटा? क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो इक्वल आएगा 4f डिवाइडेड बाई पाई ई के, और ये वाला जो टर्म है वो किसके इक्वल आता था? 32f डिवाइडेड बाई किसके इक्वल था ये? डिवाइडेड बाई कितना होता था? पाई स्क्वायर pi square एंड e रेज़ टू द e पावर to माइनस 4 4 by डिवाइडेड बाई pi. पाई। तो ऑब्वियसली Yes, दोनों टर्म डिफरेंट है ना? ये समझ में आ रहा है कि आंसर ए सी डी क्यों होना चाहिए? yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाना। चलो, इंस्टेड ऑफ लेट्स से स्पीड कुछ एनर्जी है ना? व्हाट इज द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल possessing energy from E bar to E bar plus 0.005 E bar of gas having molecular mass of 100 gram at 400 Kelvin, where E bar is average kinetic energy and exponential of E bar minus RT का जो वैल्यू है वो 0.22 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन भी है। अच्छा, इसमें तुम्हें ई वाला टर्म यूज करना पड़ेगा, है ना? क्या होता था, याद हो गया है कि नहीं? ये डी एन डिवाइडेड बाई डी ई किसके इक्वल था बेटा? डी एन बाई डी ई, डी एन बाई डी ई शुड बी इक्वल टू, आई होप ये हो जाता था 2 पाई 1 डिवाइडेड बाई पाई के टी, pi kt raised to the power 3/2 and root of e exponential raised to the power minus e by kt, एंड ये de, बस यहां मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां n करना पड़ेगा फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ये n यही था ना? yes, sir. हाँ अच्छा सर। अच्छा, यहां अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ले रहा हूं तो बस k की जगह क्या पुट कर दूंगा यहां सब जगह? m/r। तो यहां हम लोग सब जगह r पुट कर देते हैं, अगर पर मोल होगा ऑब्वियसली ये। सो यहां हम लोग RT और यहाँ RT, बस थोड़ा ख्याल रखना यहाँ E क्या होगा फिर? एनर्जी पर मोल, है ना? पर पार्टिकल नहीं होगा फिर ये, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। जैसे यहां मैं अब E बार का वैल्यू क्या पुट करूंगा टेक्निकली? 3/2 RT। Yes, sir. और अगर ये पर मॉलिक्यूल होता तो ये क्या हो जाता? 3/2 KT। यस और नो? yes, Yes, sir. यस सर। सो यहाँ dn by n should be equal to 4 pi 1 divided by
पाई आर टी रेस टू द पावर 3/2। यहाँ e की जगह क्या पुट कर देना है? 3RT 3/2 E आर टी, bar, फिर E bar, 3/2 आर टी रेस टू द पावर हाफ आ जाता, एंड e रेस टू द पावर माइनस 3/2 आर टी रेस टू द पावर आर टी। अच्छा, इसका तो वैल्यू ही दिया हुआ है टेक्निकली, है ना? इस टर्म का तो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है। एंड डू यू थिंक ये टर्म हो जाता मेरे पास 0.005 टाइम्स ऑफ 3/2 आर टी? शुड बी इक्वल टू, ये आ जाता 2 पाई डिवाइडेड बाई आर टी रेस टू द पावर 3/2। ये क्या बन जाता? 3/2 आर टी रेस टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.005 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा? पावर 0.22। वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना? नहीं, yes sir. ये एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर वो ये ले लो, ऐसा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से? आर टी एंड आर टी तो सब उड़ गया यार, है ना? अरे फिर तो कांस्टेंट वाले टर्म ही बचे यार इसमें बस ना। यस सर। चलो सब मिला के कितना आ जाएगा? आंसर बता दो यार, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो चाहो तो। देखो कुछ ऐसा एक 2 वाला टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ 2 डिवाइडेड बाई रूट पाई टाइम्स ऑफ 3/2 रेस टू द पावर 3/2 ना, ऐसा बचेगा कि नहीं? हाँ सर, सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए आपको? नहीं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 0.22। चलो कैलकुलेटर से कर लो, मुझे आंसर बताओ बस। सर ई किधर गया? बेटा ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना कि एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर ये वाला वैल्यू ले लो 0.22, है ना? तो EXP वही है बेटा, एक्सपोनेंशियल। ओके सर। हाँ, कितना आंसर आ रहा है बेटा सब मिला के? तुम लोग कैलकुलेटर से कर लो यार, कोई टेंशन नहीं मुझे। सही आंसर बताओ। सर 0.002 0.22546 something. मतलब ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2.28 इंटू 10 रेस टू द पावर -3। हाँ सर। 0027। हाँ सर। ये आना चाहिए तुम लोगों को ना, मल्टीप्लाई करके ये सब, क्योंकि वही आंसर है ना? सर ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ऑप्शंस में वेरिएशन कितना होता है? बेटा ऐसे क्वेश्चन तो ये ओलंपियाड में आएंगे, वहां बॉक्स बना होता है और उस बॉक्स के अंदर अंदर ही लिखना होता है ये सब, है ना? ओके सर। और उसमें हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, ऐसा करके, है ना? मतलब जैसे जो लास्ट वाली कैलकुलेशन का आंसर आया उसमें रेंज जो सब्जेक्टिव होता है वो मैनुअली चेक होता है, तो तू अराउंड कुछ 2.3 इंटू 10 टू द पावर -3 भी लिख देता तो भी तुझे फुल मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? ओके सर। सर जेई के लिए ये ऊपर वो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला तो नहीं करना है ना? नहीं, जेई के लिए वो वाला याद रख सकता है जो हम लोग याद है, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि f टाइम्स वो रहता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ t/m रहता है, वो याद कर हाँ लेना है सर। बस। हाँ सर।
तो उस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकते हैं, है ना। ठीक है सर। अच्छा, तो एक देखो ये वर्कशीट पूरा का पूरा मैं तुम लोग को शेयर कर देता हूं, उसमें कुछ और क्वेश्चंस करने बाकी रह गए, जैसे इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी करना बाकी रह गया है ना अभी। इस क्वेश्चन का देखो बी पार्ट भी था वो भी, है ना। यस सर। सर बस इसमें 0.08 का वेरिएशन है ना सर, बस 0.08 कर देंगे, किसकी जगह 0.005 की जगह। 0.005। हाँ। तो ये पूरा शीट मैं तुम लोग को भेज रहा हूँ जीनियस ग्रुप पे। यस, मिला है बेटा ये? यस सर, मिल गया। ओके। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे और पीरियोडिक के भी इससे रिलेटेड, है ना। तो तुम लोग का पीरियोडिक हो के अभी केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो गया है ना बेटा। यस हाँ सर, सर। स्ट्रक्चर्स भी सारे बना लिए सर। सर ब्लू हाउस में नहीं हुआ सर। जैसे ब्लू हाउस में नहीं हुआ है, पीरियोडिक पूरा नहीं हुआ है या स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं सर, पीरियोडिक पूरा हो गया, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब देख लेंगे, है ना। सो पीरियोडिक मेरे पास है भर के। यस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज वो सब पढ़ा है ना। तो उसी के कुछ कुछ जो एक्सेप्शनल कुछ गंदे गंदी चीजें हो सकती हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। यस, ओके सर। हाँ सर। इट इज जस्ट फॉर ए रिवीजन, है ना। चलो मैं एक रेडियस का साइज पहले कंपेयर कराऊंगा तुम लोगों से, सबके आंसर्स मुझे बताना। सर इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? सेकंड पार्ट बेटा देखो वर्कशीट जो मैंने भेजा उसमें देख लेना आप जाते हो, है ना। उसमें है ये क्वेश्चन, ये हाँ लास्ट ठीक है क्वेश्चन था सर। है ना। ठीक है सर। उसमें एक दो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैंने नहीं कराए तुम लोगों को, उसको भी ट्राई करना है, ठीक है। चलो अब पीरियोडिक में एकदम हल्की फुल्की चीजें, कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता, मुझे सबका आंसर बताओ। सर चार्ट में से लिखे तो सारा। अच्छा, चैट में इतना सारा नहीं लिख पाएंगे। यस सर। चैट में इतना सारा नहीं लिख पाएंगे, नहीं तो तुम अपना आंसर लिख लो, फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से, है ना। यस सर। तुम लोग अपना अपना आंसर लिख लो पहले, है ना। या मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, मतलब इसका आंसर शेयर कर दूंगा, और जिसमें जिस बच्चे को डाउट हो वो डाउट पूछ लेना बस। ओके सर। हाँ सर चलेगा। अच्छा मानस, तुम्हें HNO3 का स्ट्रक्चर पता करना है, मैं बताता हूं क्या है HNO3 का स्ट्रक्चर। इट इज HON डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होता है बेटा मानस HNO3, है ना। सर एक दिक्कत आ रही है सर नीचे डबल बॉन्ड नहीं होगा बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। सर। बोलो सर एक्चुअली ये भी आरटीपीएस में सर वो लुईस स्ट्रक्चर की मैम स्ट्रक्चर सिखा रही है, और ये हेमंत सर मॉडर्न वाले सिखा रहे हैं। सर दोनों एकदम पूरा मिक्स मैच हो रहा है सर दिमाग में। फिर से बोलो। सर उधर आरटीपीएस में सर वो वाली मैम लुईस स्ट्रक्चर सिखा रही है सारे कंपाउंड्स का, हाँ सर मॉडर्न वाला स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, मतलब जो मॉडर्न। हाँ तो सर दोनों पूरा हाँ। दिमाग में। अरे दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है यार सर, लेकिन नहीं? कुछ चेंज होता है ना सर। लेकिन सर उसमें और भी 2-3 चीजें कुछ अलग अलग मैम बता हाँ रही सर, थी, जैसे आज फॉर्मल सुबह मैम चार्ज को बोल रहे- वगैरह, हाँ सर। और भी बहुत कुछ है। अरे मैम की बातों को सीरियसली मत लिया करो यार, है ना।
सर पर आरटीपीएस के पेपर में तो मैम जो बता रही है वही लिख कर आना पड़ेगा ना। हाँ सर। अरे तो आरटीपीएस मतलब जो बोर्ड का पेपर होता है बेटा, तो उसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग वाला केस ही नहीं होता है, एकदम टेंशन ना लो, है ना। जब बोर्ड का पेपर होता है तो कोई भी ऐसा एक्सेप्शन वो सब चीजें आती ही नहीं है भाई। हाँ सर। सर तो HNO3 स्ट्रक्चर में जो नीचे वाला ऑक्सीजन है उसका डबल बॉन्ड नहीं होगा ना? नहीं बेटा, नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा। हाँ सर। भाई तुम लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वैसी बातें ही कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग? नहीं सर, हो रहा है। हाँ भाई, करके हुआ है। मैं आंसर शेयर करूं तुम्हारे साथ? यस सर 2 नहीं सर, मिनट। 2 मिनट। यस सर, डन। यस भाई, हो गया अब जो। चलो अब आंसर चेक करना अपने, और जो गलत होगा उसे डिस्कस करना, ठीक है। सो मैं एक देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, इसके आंसर्स का। आंसर्स दिख रहा है तुम लोगों को इसके? यस सर। इसमें जो भी तुम्हारा गलत होगा तुम लोग पूछ सकते हो मुझसे, है ना।
हाँ भाई, सब आंसर सही है तुम्हारे? सर 7th वाले में नियॉन का प्लेसमेंट। हाँ सर, 7 मेरा भी वही प्रॉब्लम है। बट नियोन के केस में जो हम लोग साइज मेजर कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो साइज हम लोग नियोन के केस में मेजर कर पाते हैं वो हम लोग वेंडरवाल रेडियस मेजर कर पाते हैं, है ना, कॉवलेंट रेडियस नहीं, अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो ये जो नियोन का साइज है बेटा वो वेंडरवाल रेडियस का साइज है ना। सर तो याद रखना पड़ेगा ना। हाँ ये बिल्कुल, तो नियोन बड़ा हो जाता है, तुम लोग बोलोगे तो देखो मैं तुम लोगों के साथ 2 इमेज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उनको भी देखना, है ना। एक 2 इमेज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, उसमें साइज का ट्रेंड है, साइज के कुछ कुछ वैल्यूज भी लिखे हैं, ग्राफ भी बना हुआ है, शायद कुछ हेल्प करेगा तुम लोगों का। सर एक वो सीनियर लास्ट वाले में H ब्रोमीनो आयोडीन के बीच में क्यों आया? वो एक मैम आपने बताया। आयोडाइड आयन का साइज बेटा बहुत बड़ा होता है ना। हाँ सर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के डबल हो जाते हैं। क्या? सर उसमें हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल ही हो जाता है। यस, उसका साइज बहुत बढ़ जाता है बेटा, है ना। सर आपने जो ग्राफ भेजा है इसमें कुछ पढ़ने ही नहीं हो रहा सर, इतना कुछ मिक्स्ड है इसमें। क्या बात कर रहा है? जो अभी ग्राफ भेजा है मैंने, हाँ सर, तो सब कुछ तो ओवरलैप। उसमें ये तो अच्छा, उसमें ये तो दिख रहा है ना कि नियोन का साइज फ्लोराइड एंड ऑक्साइड से बड़ा है। अरे कितना कलर डायग्राम दिया हुआ है यार, क्या बात कर रहा है? तो लाइफ में जान थोड़ी लगेगा उसका ग्राफ का। यस सर, नियॉन। नियॉन ढूंढने में दिक्कत हो नियोन ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। देखो ब्लैक वाला जो कर्व गया ऊपर सर, गया, मिल गया सर और फिर देखो मैंने इंडिविजुअल आयंस के साइज भी भेजे हैं तुम लोगों को, भेजा है कि नहीं? नियोन नाइट्राइड आयन का साइज, फॉस्फाइड आयन का साइज, ऑक्साइड आयन का साइज। हाँ सर। भाई कर लोगे कुछ ऐसा रिलेट कि नहीं? अच्छा, इसमें नॉर्मल एग्जाम्पल तो बड़ा सारे लोग कर लोगे, कुछ ऑब्वियसली एक्सेप्शनल चीजें मुझे याद रखनी होती है वैसे ना। पीरियोडिक तो पूरा खेल ही एक्सेप्शंस का है ना। सर थर्ड में बेटा नाइट्राइड आयन का साइज सल्फाइड आयन से भी बड़ा हो जाता है। सर लेकिन एक नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा रहेगी ना हाँ सर? सर। बेटा नंबर ऑफ सेल्स, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स से अगर साइज बड़ा कम हो जाता तो फिर लाइफ में टेंशन की जरूरत ही नहीं थी। हाँ सर। बेटा गैलियम और एल्युमिनियम वाला एक्सेप्शन। हाँ सर वो पता है। हाँ सर वो पता है। ये नहीं पता। तो देखो वो जो मैंने एक फोटो तुम लोगों का शेयर किया है उसमें तो उसके साइज के वैल्यूज भी लिखे हुए हैं, है ना। यस सर। चलो ये हुआ लिख के तुम लोगों का। यस सर। चलो नेक्स्ट थिंग, जो एक आसान सी चीज मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, मुझे इसका आंसर बताओ, इसका कुछ आइडिया है कि नहीं तुम लोगों को अभी? नहीं सर। नहीं सर। ये वैल्यूज मतलब अभी क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर पीरियोडिक में नहीं आया अभी तक। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा नहीं आया अभी तक टर्म? सर वो सब ऐसा ही 5/2 RT वो सब हो गए, ऐसा वाला वाला नहीं हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया है सर। अच्छा ठीक है, चलो अभी ऐसे वाले नहीं किए, दूसरे वाले कर लेंगे हम लोग। सर आप करा दो ना सर, समझा दो क्या है। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे लोग समझ लेंगे, जब थर्मो पढ़ेंगे तो तब मैं पढ़ा दूंगा इसको, है ना। जब वो थर्मो पढ़ेंगे तब मैं पढ़ा दूंगा बेटा वो 5/2 RT वाला फैक्टर एडिशन कहाँ से आया है ना। किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं उसको, है ना। आएगा, चलो मेरे पास और भी बहुत सारे सम्स है तुम लोगों के लिए करने के लिए। सो नेक्स्ट सम इज, यस ये वाला कर लो यार। अरेंज फॉलोइंग इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी।
यस बच्चे कर रहे हो तो कि नहीं तुम लोग? यस सर कर रहे हैं। यस सब कुछ सीधा सीधा सा नहीं है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है उसमें बीच में।
हाँ भाई, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं? तुम लोग हो वहां कि नहीं, चले गए हो? यस सर। यस सर। मैंने कहा कहीं बीच में तुम लोग चले गए हो। सर आप शेयर कर दो आंसर की। हो गया सर। यस सर। ओके, हाँ चलो सर। आंसर की देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको देखना भाई तुम लोग। चलो पहले ये वाला देखो, इतना है ना, देख रहा है कि नहीं? कौन कौन सा गलत हुआ पहले मुझे बताना। फर्स्ट वाला सही था कि गलत हुआ तुम्हारा? सही था सर, वो एक इन्वर्टेड W वाला कुछ होता है सर, मैं बताया था। अच्छा, तो TRW होता है एक। ओके। और नहीं सर, ये थीलियम उधर कैसे आया? कहाँ बेटा, थैलियम कि हाँ गैलियम? थीलियम। थैलियम हो या जैसे देखो यहां समझ सकते हो लेड, दूसरे वाले केस में बेटा 4f ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना। 4f ऑर्बिटल्स का हाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से थैलियम का ज्यादा हो जाता है ना, ऐसा समझ सकता है। ओके सर। और उधर ये पढ़ा था कि नहीं, लेड का टिन से ज्यादा होता है? नहीं सर। तो ये भी यही है बेटा, 4f पहले आता है ना, जस्ट मतलब यू कैन से लेड वाली सीरीज में यही लेड से पहले थैलियम था वहां, है ना, उसमें 4f फिल हुआ होगा, सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। सी वाला भी बच्चों से सही नहीं होता है ना भाई। अमंग हेलोजन्स ओनली फ्लोरीन हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन, है ना। तुम्हें पता है और मतलब केमिस्ट्री में कोई ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें हाइड्रोजन कैटायन होता है। कोई कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें हाइड्रोजन कैटायन होता है ना। बट मेटल हाइड्राइड्स एग्जिस्ट करता है। मेटल हाइड्राइड में बेटा नेगेटिव होता है, वो H- होता है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा आयोनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें हाइड्रोजन कैटायन हो। उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है बेटा, क्लोरीन से भी ज्यादा हाई है, देखो है ना। तो फिर फ्लोरीन का भी नहीं होगा ना? क्लोरीन का तो पक्का नहीं है भाई, है ना। इवन क्लोरीन का भी कैटायन नहीं होता है। अच्छा, सी डी ऑप्शन तो बड़ा फिर से वही है, 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो जो 4f ऑर्बिटल्स के आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 3d से ज्यादा होता है ना। मतलब यू कैन से 5d के सबसे ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। 5d का 3d से भी ज्यादा होता है, 4d से भी ज्यादा होता है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तो सही होना ही चाहिए था तुम लोगों का। ई हाँ सर सही है। हाँ सर। एफ में शायद गलत किया होगा यार, कुछ बच्चों ने नहीं जिनोन का सर, ज्यादा एफ किया भी होगा। सही है। और ये सही, बढ़िया। तो यूजुअली बच्चे वो गलत कर देते हैं ये कह के कि भी जिनोन तो नोवल गैस है, उससे नहीं निकलेगा, है ना। सर मैंने वही किया था। तो बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को भी कैटायन बनाना या हाइड्रोजन को कैटायन बनाना डिफिकल्ट है ना। तो अगर तू हाँ वैल्यूज देखेगा तो जिनोन का सबसे कम है उनमें से, है ना। अच्छा, जी ऑप्शन तो तुम लोग के बुकलेट में क्वेश्चन भी है ना। हाँ सर। जी ऑप्शन तो बुकलेट में भी क्वेश्चन था। ये पता, ये तो आसान है ना कि फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होगा, डाउन हाँ द सर। ग्रुप यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। यस सर। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है किसी भी एलिमेंट के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी कम कर रहा है आयोनाइजेशन सर। एनर्जी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, है ना। यस। अच्छा, तो कैन वी से लेट्स से ionization energy of Cl minus is same as electron affinity of Cl?
Yes. And लगभग ionization energy of fluoride ion is electron affinity of fluorine. Yes, sir. yes sir. दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, क्लोरीन का कि फ्लोरीन का? Chlorine. क्लोरीन का। क्लोरीन का। तो अब जी ऑप्शन से समझ जाओगे, ऐसा है ना? यस सर। yes sir. अच्छा, सर एक जे ऑप्शन समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बेटा? जे? हाँ सर, Yes. जी मेरा भी गलत हुआ। अच्छा, ये भी वही है बेटा, जस्ट लेंथेनाइट्स के बाद। इसमें साइज में भी एक्सेप्शंस है, जैसा एल्युमिनियम एंड गैलियम में है, ऐसा हॉफनियम एंड जिरकोनियम में भी है। ये पता है कि नहीं? हाँ सर। जिरकोनियम एंड पता है। हॉफनियम, इससे पहले 4f ब्लॉक एलिमेंट आया है ना बेटा? इसी से पहले ही 4f ब्लॉक एलिमेंट आता है ना? यस सर। और यहाँ इट्रियम है और यहाँ लैंथेनम है। तो हॉफनियम एंड जिरकोनियम में ट्रेंड उल्टा हो जाता है ना? हॉफनियम का जिरकोनियम से ज्यादा हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। और आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ गड़बड़, ये पक्का पता होगा यार तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा सल्फर का है, फिर सेलेनियम का है, फिर टेलुरियम का है, फिर ऑक्सीजन का है ना? Yes, sir. यस तो उसका उल्टा देखेंगे तो मतलब सेम ट्रेंड उनके एनाइंस के आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो जाता है ना? यस। yes Sir, sir. यस बच्चे बोलो। जैसे बी ऑप्शन में जैसे लेड और टिन इंटरचेंज हो गए, हम्म, हमको सर ने बोला है कि 6th और 7th पीरियड का इंटरचेंज हो जाएगा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो फिफ्थ और सिक्स्थ का होता है। बेटा सब में नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन वाले ग्रुप में नहीं होता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में नहीं होता है ना? कौन कौन से ग्रुप में होता है? बोरोन वाले ग्रुप में एंड कार्बन वाले ग्रुप में, बस, है ना? सर आईपी का चेंज तो सर ग्रुप 2 और 3 एंड 5 6 में होता है। नहीं नहीं बेटा, मैं ये बता रहा था कि बोरोन में, जैसा मैं समझाता हूँ क्या क्या कहानी है कि भाई बोरोन में मेरे पास ये होगा ना एलिमेंट, यहाँ से बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, है ना? तो अगर मैं IE1 देखूं तो IE1 थैलियम का इंडियम से ज्यादा है, लेड का टिन से ज्यादा है, बट एंटीमनी इज मोर देन बिस्मथ, है ना? ऐसा ही पोलोनियम is less than that of tellurium। थोड़ा इन दो के लिए ही होता है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना? बेटा कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होता है ना इन सब चीजों में, तो डेटा देख लिया करो, डेटा से बड़ा कुछ नहीं है ना? ये बड़े आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देख लिए तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो अब एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे रहा, अरेंज फॉलोइंग इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों पार्ट करो।
यस, ये लिखा है भाई। सर 2 मिनट। दोनों क्वेश्चंस करने हैं ना? सब ग्रुप 13 के पहले वाले में हाथ, सब दूसरे वाले तो और खतरनाक। यस हाँ, ग्रुप 13 में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है ना? फर्स्ट का तुमने बता दिया। हमें हुआ कि नहीं? यस सर। चलो, अब तुम्हारा टेस्ट होगा। शेयर कर रहा हूँ इसका आंसर्स में, है ना? देख रहे हो उसके आंसर सब जगह? सल्फर मोर देन सेलिनियम, मोर देन टेलुरियम, मोर देन पोलोनियम, मोर देन ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन तो एकदम गया गुजरा है इसमें, है ना? ऑब्वियसली बी ऑप्शन तुम लोगों का सही होना चाहिए था। यू नो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना? यस सर। सी ऑप्शन में पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है ना? यस सर। फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर हाइड्रोजन होता है ना? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी 13th पीरियड में एक्सेप्शन होता है। दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे थैलियम आता है ना? और एल्युमिनियम सबसे कम नंबर पे है ना? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो 13th पीरियड तो भाई एक्सेप्शन से भरा होता है ना? साइज में भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे उसमें थैलियम से पहले तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल होता है, और गैलियम से जस्ट पहले 3d ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना? में 3d के जस्ट बाद गैलियम आता है और 4f के जस्ट बाद थैलियम आता है ना? सर ये ग्रुप दिमाग खराब कर दिया। हाँ, वो 13th ग्रुप दिमाग खराब कर देता है भाई, बिल्कुल, है ना?
जैसे सर फर्स्ट आई के लिए वो सर ने एक ट्रिक बताई थी कि W है ऐसा, सर इसके लिए ऐसे कोई ट्रिक नहीं है? इसमें कोई और W बना लो यार। इसमें स्टार स्टार बना लो, है ना ना। सर क्या बना लो? जो शेप बन रहा हो यार। गैलियम आया 3rd नंबर वाला सबसे ऊपर, है ना। हाँ, सबसे ऊपर बेरियम है ना। बोरोन, बोरोन के फिर बाद में एल्युमिनियम सबसे नीचे है, W। फिर आ गया उसके बाद गैलियम। अरे बन तो गया, इसमें भी W टाइप सा कुछ बन रहा है ना, चेक करो। सर ये एक पीरियड छोड़ के फिर आता है एलिमेंट, फिर उसके बाद वो ऊपर ऊपर जाता है। ये W कुछ ऐसा नहीं बन जा रहा है इसमें, देखो यहाँ बोरोन, यस सर बन रहा है। एल्युमिनियम, यहाँ गैलियम, गैलियम के बाद यहाँ आ गया है इंडियम, और यहाँ आ गया थैलियम। सॉरी, थैलियम और छोटा है, मतलब ये जिगजैग छोटा होता गया है, ऐसा कर सकते हो। अरे बढ़िया, देखो ये ऐसा होता गया है ना। नहीं, हाँ सर। चलो देखो ये ट्रेंड बन गया। ठीक है, अच्छा बी ऑप्शन तुम लोग को आंसर सही आना चाहिए थे। बी ऑप्शन तो किया होता है। हाँ सर भी यार। हाँ सर बी सही आया। और सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में जैसे ये कुछ ऐसा समझ सकता है, O- बन चुका है एक ऑलरेडी, और एक सल्फाइड आयन बन चुका है ऑलरेडी। तो डू यू थिंक इसमें 2p ऑर्बिटल होगा और इसमें 3p ऑर्बिटल होगा? यस सर। ये क्या पूछा? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, क्या पूछा है इसमें? हाँ सर, सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, देखो ये डेटा भी मैं शेयर कर दूंगा। ऑक्सीजन का सल्फर से ज्यादा होता है उसमें ना। सर आप इसे एक बार ग्रुप 16 का भी एक्सप्लेन कर सकते हो सर? इस बेटा? ऑक्सीजन के तक कम क्यों आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक और में? ऑक्सीजन का ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। जैसा फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है ना। तो ऑक्सीजन का इतना कम क्यों होता है कि सर ग्रुप पीरियड 7 के उससे भी कम होता है उसका? मतलब कम है बोल सकते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा वो नहीं बोल सकते ना। नहीं सर P का भी पुअर शील्डिंग है। इसका बेटा, सर P का भी पुअर शील्डिंग हो गया। सर अगर सेम ऑर्बिटल नाइट्रोजन में है 3p का 2p से कम होता है ना। हाँ सर। सर एक डाउट था सर। जैसे ये कैसे एक्सप्लेन करते हो कि फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में? सर स्मॉलर साइज। हाँ, मतलब वो उसमें बोल रहा हूँ 2p ऑर्बिटल्स हैव बेटर शील्डिंग इफेक्ट देन 3p ऑर्बिटल, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर सेम 2p ऑर्बिटल सर नाइट्रोजन में भी आता है सर? सेम 2p ऑर्बिटल नाइट्रोजन में आता है, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी फुलफिल्ड होता है यार, है ना। तो नाइट्रोजन के लिए पता है पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, इतना रिपल्सन होता है। सर 2p3 और तुझे पता फास्फोरस के लिए पॉजिटिव नहीं होता है, फास्फोरस के लिए नेगेटिव ही होता है ना। हाँ। तो नेक्स्ट क्लास में भी ये ऐसी ऐसी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं देखो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है।